नमस्कार बच्चों, मैं आज आपके साथ जुड़ा हूं एक हकीकत या सच्चाई से आप लोगों को रूबरू करवाने के लिए। और जितनी भी बातें आज मैं आपके साथ यहां करने जा रहा हूं वो सारी की सारी बातें किसी न किसी डेटा बेस्ड पे होगी। मतलब वो हकीकत की बातें होंगी, कोई हवा की बातें नहीं होंगी। जैसे जनरली आप जब यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको ज्यादातर वीडियो ऐसे मिलेंगे जो हवाई बातें ज्यादा होती है, जिनमें सच्चाई कम होती है। तो आज हम यहां पर बात करेंगे कि बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स कैसे स्कोर किया जा सकता है। तो उसके लिए कोई हवाई बातों की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए पहले आपको यह जानना जरूरी होता है कि डेटा क्या कहता है, डेटा एनालिसिस क्या कहता है, और किस डेटा के बेस पे मुझे कौन से पार्ट में और कौन से चैप्टर में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और कौन से में थोड़ी मेहनत कम करनी चाहिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर डेटा के आधार पर पूरा एनालिसिस करते हैं कि बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी में जैसे मैं आपके 2022 का जो नीट का पेपर हुआ है उसका अगर आपको एनालिसिस बताऊं तो उसमें 11th क्लास का जो पोर्शन था उससे क्वेश्चंस आए थे 50 से 55, यानी 50 टू 55 क्वेश्चंस जो है वो 11th के पोर्शन से थे। और 12th की जो पोर्शन है उससे मिले थे आपको 45 से 50 क्वेश्चंस। अब आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि सर 50 से 55 का रेशियो क्यों रखा आपने, एक डेटा फिक्स क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 11th में भी कंसिडर हो सकते हैं तो वो 12th में भी कंसिडर हो सकते हैं। इसीलिए हमने कहा 11th में 50 से 55 और 12th में 45 से 50 क्वेश्चंस का एवरेज जो है वो इस साल के पेपर में था। तो इससे एक चीज ये क्लियर हो जाती है कि 11th का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है, बहुत बड़ा गैप नहीं है। यहां देखोगे तो 50% है, तो यहां देखोगे तो 45% है, यानी 2-3% या 4% का ही डिफरेंस है। तो कोई बहुत बड़ा रेशियो नहीं है। तो पहली चीज अपने माइंड में यह क्लियर होनी चाहिए कि मुझे 11th और 12th दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी। जब भी मैं नीट की तैयारी करूंगा, जब मैं नीट की तैयारी कर रहा हूंगा तो मुझे दोनों सब्जेक्ट को, दोनों पेपर को, 11th और 12th दोनों को ही मुझे इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा गैप दोनों में कोई नहीं है। चलिए, तो ये 11th और 12th की बात हुई। तो फिर हम बात करते हैं कि बायोलॉजी में हमारे पास दो सेक्शन होते हैं, एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। और उसमें से अगर आप देखेंगे तो नीट 2022 के पेपर में बॉटनी में आउट ऑफ 100 बॉटनी में 58 टू 60 क्वेश्चंस आए थे। वहीं पर जूलॉजी में 40 से 42 क्वेश्चंस। हाँ, यहां पर जरूर थोड़ा सा बॉटनी का वेटेज ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें जैसे जेनेटिक्स का पोर्शन है या फिर इकोलॉजी का पोर्शन है, उनसे कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा आ गए थे और वो हर साल आते भी हैं। तो इसका मतलब ही हुआ कि जब हम इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें से किसको कितना वेटेज देना है, किसको कितना टाइम देना है, वो इस डेटा के अकॉर्डिंग अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। तो मतलब मेरे को यह चीज क्लियर हो गई कि 11th और 12th का रेशियो ऑलमोस्ट सेम है। वहीं पर जूलॉजी और बॉटनी की बात की जाए तो बॉटनी का रेशियो थोड़ा सा ज्यादा होता है और जूलॉजी का रेशियो थोड़ा सा कम होता है। यह दूसरा कॉन्सेप्ट रहा। तो फिर हम बात करें आगे कि देखिए, जो क्वेश्चंस इस साल आए थे बायो के पेपर में, जो 2022 का नीट हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आपके आए उसमें क्या क्या परसेंटेज रहा। तो देखिए, परसेंटेज ऑफ इजी क्वेश्चंस, यानी टोटल 100 में से कितने क्वेश्चन थे जो इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में थे, तो वो थे अप्रोक्सीमेटली 50%। फिर मॉडरेट क्वेश्चन, यानी बीच के क्वेश्चन, ना इजी है ना हार्ड है, तो मॉडरेट क्वेश्चंस कितने थे? अप्रोक्सीमेटली 40%। वहीं पर बात करें कि हार्ड क्वेश्चन का परसेंटेज कितना, तो हार्ड क्वेश्चन का परसेंटेज था 10%। तो मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 50% पेपर ऐसा था जो हर बच्चा सोल्व कर सकता है बायो का, बहुत इजी क्वेश्चन थे। 40% मॉडरेट था और 10% है ये पेपर था हार्ड। यानी रैंक जो होती है, रैंक के लिए जो काम किया जाता है वो ये 10% पर काम करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही 10% क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट की रैंक डिसाइड करते हैं। और इन्हीं सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए यू मस्ट रीड एनसीईआरटी। सबसे पहला पॉइंट, आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? एनसीईआरटी। लेकिन बेटा जी, ये जो 10% का रेशियो है, ये 10% का रेशियो अगर आपको सोल्व करना है यहां पर, तो फिर आपको
एनसीईआरटी से थोड़ा सा बियॉन्ड भी जाने की जरूरत पड़ेगी। एनसीईआरटी से बियॉन्ड जाने का मतलब ये नहीं कि वो टॉपिक एनसीईआरटी में है ही नहीं, अपन जबरदस्ती पढ़े जा रहे हैं, नहीं। जो टॉपिक एनसीईआरटी में है उसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा अगर आप पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में माइकोप्लाज्मा दे रखा है 2 लाइन में, लेकिन वहां पर थोड़ा सा माइकोप्लाज्मा को आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ये पूरा 100% पेपर सोल्व करना चाहता हूं तो मुझे एनसीईआरटी तो करना ही करना है, लेकिन एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा 10 to 15% मटेरियल एक्स्ट्रा भी मुझे पढ़ना चाहिए, जिससे कि मैं यहां पर बायोलॉजी का पूरा 100% पेपर सोल्व कर सकूं। क्योंकि ज्यादातर बच्चों की क्वेरी यही होती है कि सर ओनली एनसीईआरटी पढ़ लें। हाँ, ओनली एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये 90% तो कवर कर जाएंगे, 50 और 40 वाला तो। लेकिन यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप 360 आउट ऑफ 360 चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी के साथ थोड़ा सा 10 से 15% एक्स्ट्रा भी करने की जरूरत रहेगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर्स कौन कौन से हैं। हमारी 2022 का जो नीट हुआ उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन से चैप्टर्स की रही पूरी बायो में। तो देखिए यहां पर कुछ चैप्टर्स के नाम जैसे आप देखेंगे, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये 12th के पोर्शन से था। और जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायो से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे 13। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी, बहुत छोटा पोर्शन है, 2 चैप्टर हैं। बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर हैं, छोटे चैप्टर हैं, लेकिन क्वेश्चंस का एवरेज देखेंगे आप 8 क्वेश्चंस आए थे इस साल। वहीं पर इकोलॉजी, इकोलॉजी बहुत इजी सब्जेक्ट है आपके, तो इकोलॉजी से भी 12 क्वेश्चंस, इकोलॉजी जो 12th का पोर्शन है उससे 12 क्वेश्चंस आए थे। सेल बायोलॉजी जो आपका सबका फेवरेट होता है, जिस दिन पहली बार बायो पढ़ी होगी आपने अपनी लाइफ में तो सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ा होगा, तो सेल बायोलॉजी से आए थे 6 क्वेश्चन और बायोमोलिक्यूल से थे 4। तो आप यहां देखेंगे कि ये सिर्फ इतने से जो आपके चैप्टर हैं, सिर्फ ये जो चैप्टर हैं इन्हीं से आपके 43 क्वेश्चंस थे। और 43 को अगर 4 मार्क्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 172 मार्क्स, यानी 360 में से 172 मार्क्स जो है वो तो सिर्फ आपके इतने से पोर्शन से ही आ गए। जिसमें देखिए हमने पूरी प्लांट फिजियोलॉजी अभी यहां कंसिडर नहीं की है, एनिमल फिजियोलॉजी नहीं आई है, पूरा प्लांट का क्लासिफिकेशन, एनिमल का क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर तो हमने इंक्लूड ही नहीं किए, रिप्रोडक्शन वाले। इनके अलावा भी सिर्फ इतने सा जो चैप्टर है इससे 172 नंबर के क्वेश्चंस इस साल के पेपर में आए थे। इसका मतलब यह हुआ कि ये वो चैप्टर हैं जिनमें आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जहां से ज्यादा स्कोर ऑब्टेन होता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने वो भी है हमको, लेकिन इन चैप्टर्स को हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज्यादा देंगे क्योंकि इनसे मार्किंग थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है। तो इसीलिए ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। चलिए अब आते हैं कि सर कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं पेपर में। तो पेपर में देखिए आपके वैसे तो मल्टीपल चॉइस टाइप का ही आपका पेपर आता है, लेकिन उसमें जब क्वेश्चंस की बात की जाती है तो 3 टाइप के क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। कौन कौन से? सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन जो होता है वो होते हैं सिंपल एमसीक्यूज। सिंपल एमसीक्यूज का मतलब सीधा सीधा आपसे पूछा कि उसमें कोई बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नॉन मेम्ब्रेनस। अब इसमें कोई बहुत ज्यादा घुमा के नहीं पूछेगा, आपको सीधे 4 ऑप्शन मिलेंगे, टिक करना है, हो जाएगा। ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते, बिल्कुल भी टाइम इनमें नहीं लगेगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो ये, तो इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं आती है। दूसरा आता है स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आप तभी कर सकते हैं जब आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो ही आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में एनसीईआरटी की लाइनें आती है, एनसीईआरटी की लाइनों को पिक करके ऐसा कैसा लिखा जाता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि एनसीईआरटी की कौन सी लाइन में क्या लिखा हुआ है। और लास्ट एंड फाइनल जो आता है वो आते हैं आपके असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और यही क्वेश्चन होते हैं जो सबसे टफ माने जाते हैं। सबसे हार्ड टाइप का क्वेश्चन कौन सा माना जाता है? असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस। और इन्हीं क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि सर ये क्वेश्चंस कैसे सोल्व किए जाएं, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए,
इन क्वेश्चंस को हम जब एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो हमको पता नहीं चलता कि किस जगह से एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगर एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस की आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता चल रहा कैसे सॉल्व करना है, आपको नहीं पता चल रहा उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो बेटा उसके लिए भी एक पूरा कंप्लीट वीडियो हमने बना रखा है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं कि एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी यहां पर सोल्व हो जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बाद में फॉर्मूला आता है हमारा ट्रिपल आर फॉर्मूले पे हम काम करेंगे। अगर हमारे को 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स लाने हैं तो कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? ट्रिपल आर का फॉर्मूला काम आएगा। ट्रिपल आर मतलब फर्स्ट आर हेयर्स रेफर्स फॉर द रीड एनसीईआरटी, मतलब सबसे पहले हमारे को एनसीईआरटी रीड करनी ही करनी है। तो आज जैसे मान लीजिए आपने किसी भी एक टॉपिक की एनसीईआरटी को रीड किया, तो ये आपका सबसे पहला कदम था। दूसरा कदम तो वो होता है रिकैप एनसीईआरटी। रिकैप का मतलब क्या हुआ? आज आपने कोई एनसीईआरटी का टॉपिक पढ़ा और कल आप दूसरा टॉपिक पढ़ने का स्टार्ट करने वाले, तो दूसरा टॉपिक पढ़ने से पहले कल जो आपने टॉपिक पढ़ा था उसको रिकैप करना है, उसको रिकैप करना ही पड़ेगा आपको। तो पहले उसको रीड करना है, अगले दिन नया टॉपिक पढ़ने से पहले उसको रिकैप करेंगे, और लास्ट एंड फाइनल रिवाइज एनसीईआरटी। अब आप कहेंगे सर रिकैप और रिवाइज तो एक जैसा ही हुआ? नहीं, रिकैप का मतलब हुआ अगला टॉपिक जब पढ़ रहे हैं उससे पहले उसको एक बार हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया, वो रिकैप है। रिवाइज का मतलब होता है उसको 3-4 दिन के बाद में हम वापस से पढ़े, 3 दिन के बाद में। और सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि जो टॉपिक हमने पढ़ा आज उसको कल एक बार पढ़ लीजिए, अगला टॉपिक पढ़ने से पहले, फिर उसको 3 दिन के बाद में आप पढ़िए, फिर उसको 7 दिन के बाद में आप पढ़िए। यह सबसे बेस्ट तरीका होता है उसको रिवाइज करने का। तो ट्रिपल आर का फॉर्मूला क्या कहता है? रीड द एनसीईआरटी, रिकैप द एनसीईआरटी एंड रिवाइज द एनसीईआरटी। और अगर ये तीनों चीजें हम करते हैं तो हम बहुत चांस हमारे बन जाते हैं कि हम 360 की तरफ मूव कर रहे हैं। और लास्ट एंड फाइनल बट नॉट, यहां पर देखिए सबसे लास्ट पॉइंट क्या? लास्ट पॉइंट यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है और बहुत ही समझने वाली चीज है, बहुत ही फील करने वाली चीज क्या कि एनसीईआरटी इमोशंस, यानी एनसीईआरटी जो है वो एक बुक नहीं है। एनसीईआरटी इज नॉट ओनली ए बुक, एनसीईआरटी इज ए इमोशन। एनसीईआरटी जो है वो इमोशन है, उसको फील करना पड़ेगा आपको। अगर आप एनसीईआरटी को एक बुक की तरह बिहेव करेंगे तो आपको 360 आउट ऑफ 360 अचीव करने में बहुत मुश्किल आने वाली है। लेकिन जिस दिन आपने एनसीईआरटी को इमोशंस की तरह फील करना शुरू कर दिया तो आपको 360 आउट ऑफ 360 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मतलब अपने को 360 आउट ऑफ 360 लाना है तो किस फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा? ट्रिपल आर फॉर्मूला और एनसीईआरटी के इमोशंस को हमको फील करना पड़ेगा। और अगर ये दोनों चीजें हमने कर ली तो 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स बायोलॉजी में लाने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। तो ये रहा आपका एक डेटा बेस्ड एनालिसिस कि आपको बायो में किस स्ट्रेटेजी के साथ में तैयारी करनी है, किस पोर्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किस पोर्शन को थोड़ी कम इंपॉर्टेंस देनी है, किस फॉर्मूले के थ्रू अपने को तैयारी करनी चाहिए, कौन सी चीज को कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब चीजें। और अगर आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत आती है तो उसका भी मैंने बता दिया है। एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना चाहिए उसका भी एक कंप्लीट वीडियो हमने बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के एक बार जरूर बताइएगा। नमस्कार बच्चों।